हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। नहीं देखा तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब रासायनिक अभिक्रिया का वेग। जैसे मोटरसाइकिल का वेग, ट्रक का वेग है ना, बस का वेग होता है, उसी प्रकार अभिक्रिया का भी वेग होता है, जिसको हमने पहले समझाया था पिछली वीडियो में। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग को हम dx/dt से व्यक्त करते हैं। और ये अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग है, ये अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होगा तभी अभिक्रिया की दर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा इसमें पहला कारक क्या है? तो पहला कारक हमारा है अभिकारक की प्रकृति। जी हाँ दोस्तों, ये अभिकारक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। कौन? अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? dx/dt। अभिक्रिया की दर मतलब अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के ऊपर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, आप साधारणता जानते हो, जो आपका एक मैंने ली एक स्कूटी, मेरे पास क्या है? एक स्कूटी है, और मेरे पास एक है बुलेट बाइक। एक बुलेट बाइक है और एक मेरे पास क्या है? स्कूटी। तो आप बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा तेज भागेगा? तो आप कहोगे सिंपल सी बात है कि सर जो बुलेट गाड़ी है, ये बुलेट गाड़ी ज़्यादा तेज भागेगी और जो स्कूटी है वो कम तेज भागेगी। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, गाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि गाड़ी कौन सी है ना। क्योंकि बुलेट में जो है ना 160 तक की स्पीड होती है, और जो स्कूटी होती है उसमें 80, 90, 100 तक की स्पीड होती है, तो बुलेट ही ज़्यादा भागेगी। तो इसी प्रकार दोस्तों, अभिकारक की प्रति जो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो अभिकारक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। कैसा? मतलब ध्यान रखना कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे अभिकारक जो अधिक क्रियाशील होते हैं, वे अभिकारक जो अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब ऐसे अभिकारक जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, है ना, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, उनकी अभिक्रिया की दर अधिक होती है। और जो अभिकारक कम क्रियाशील होते हैं, उनकी अभिक्रिया की जो दर होती है ना, कम होती है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभिकारक का सांद्रण। तो दोस्तों, मैंने आपको कल ही समझाया था कि जो अभिक्रिया की दर होती है, वो अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको कल ही समझाया था। तो दोस्तों, यदि आपने अभिक्रिया की दर को और वेग स्थिरांक को नहीं समझा तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और देख लो, है ना, समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के ऊपर डिपेंड करती है। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होगा तो ही अभिक्रिया की दर होगी, और यदि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है तो अभिक्रिया की दर भी नहीं होती। क्लियर है? कोई दिक्कत है? और एक बात और, यहाँ पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जितनी ज़्यादा अधिक वृद्धि होगी उतनी ही ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगी, और जितनी ज़्यादा कम वृद्धि होगी उतनी ही कम अभिक्रिया की दर होगी। तो आपको विशेष तौर से याद रखना है कि जो अभिक्रिया की दर होती है अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। और समानुपाती का मतलब आप जानते हो, जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सांद्रण के कैसी समानुपाती होती है? अतः अभिकारक के सांद्रण में वृद्धि होने पर अभिक्रिया की दर अधिक और कमी होने पर अभिक्रिया की दर कम। क्लियर? ये हमारे कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। और हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है अभिक्रिया का ताप। जी हाँ दोस्तों, अभिक्रिया का ताप। तो दोस्तों, आप जानते हो ताप बढ़ाने से अच्छों की जो गति है ना, बढ़ जाती है। आप जहाँ बैठकर पढ़ रहे हो, यदि वहाँ पर अचानक एक ज्वालामुखी आ जाए, नीचे से ज़मीन में से बहुत तेज आग आ जाए, तो आप क्या वह बैठे रहोगे?
आप क्या वहाँ बैठे रहोगे? नहीं ना, आप ना दौड़ते दौड़ते भागोगे। मम्मी, भागोगे ना। ऐसे ही भाई मेरा भी है। अगर यहाँ से ज़मीन में से आग निकल जाए तो मैं तुरंत दौड़ता दौड़ता भागूंगा, रुकूंगा नहीं। मुझे नहीं पढ़ाना भाई, ऐसे मरना नहीं है मुझे, समझ रहे हो ना। तो भागोगे ना तो मेरे भाई जो ताप होता है वो अच्छों की गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ताप बढ़ाने से अणुओं का, परमाणुओं का, आयनों का, सबका जो है ना गति बढ़ जाती है। सभी की गति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से दोस्तों, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिकारकों की गति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्लियर हो गया? कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3 पॉइंट। अगला पॉइंट आप हेडिंग डाल दो, अभिक्रिया का दाब, या फिर हम ऐसा डाल सकते हैं, हाँ, अभिक्रिया का दाब। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो दाब है, क्या है मेरे भाई? दाब है। इस दाब को बढ़ाने पर गैसों के आयतन में, किसके आयतन में? गैसों के आयतन में कमी हो जाती है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरे भाई कि दाब जब बढ़ाया जाता है तो गैसों के आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आयतन जानते हो क्या होता है? आयतन है किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान। जैसे गैस, अगर इस गैस पर कोई भी दाब नहीं है तो जो गैस है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थान घेरेगी। लेकिन जब दाब लगा दिया जाएगा गैस पर तो वो जो गैस है वो कम से कम स्थान फिर घेरेगी, क्योंकि दाब के कारण वो गैस पास आने लगेंगे, उसके अणु जो है ना पास आने लगेंगे। तो वो गैस है ना, गैस की जो आयतन है उस आयतन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी दाब बढ़ाने से। दाब बढ़ाएंगे तो कम से कम वो आयतन घेरेगी। तो ध्यान रखना, दाब बढ़ाने से गैसों के आयतन में क्या हो जाती है? कमी। अब मेरे भाई गैसों के आयतन में तो कमी हो जाती है, लेकिन मेरे भाई जो गैस की जो सांद्रता होती है वो सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान रखना है, दाब बढ़ाओगे तो आयतन में तो कमी हो जाएगी, लेकिन सांद्रता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और आप जानते हो जो अभिक्रिया की दर होती है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण पे ही निर्भर करती है। इस सांद्रण के समानुपाती होती है ना। आप सांद्रण में वृद्धि हो गई तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का आपको क्या ध्यान रखना है? इस बात का ध्यान रखना है, सामान्यतः गैसों का दाब बढ़ाने पर उनके आयतन में कमी हो जाती है, फलस्वरूप सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? दाब का प्रभाव है ना, अभिकारक का दाब। और अगला पॉइंट है हमारा उत्प्रेरक। क्या होता है? उत्प्रेरक की उपस्थिति। दोस्तों आप जानते हो उत्प्रेरक क्या होता है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या फिर अभिक्रिया की दर को घटा देता है। जैसे समझो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देगा या तो क्या कर देगा? घटा देगा। अब जैसे है उस जैसे को समझो। तो सुनो, जैसे आपको पता है दोस्तों, जो दूध है, दूध अक्सर सामान्यतः 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित होता है ना। लेकिन यदि उस दूध में नींबू को डाल दें तो वो दूध है ना तुरंत दही में परिवर्तित हो जाएगा। कारण क्या है कि नींबू डाल दिया तो उसमें जो दूध में जो क्रियाएं चल रही थी, अभिक्रियाएं चल रही थी, उनकी गति में क्या हो गई? वृद्धि। फलस्वरूप वो तुरंत दही में परिवर्तित हो गया, है ना। तो नींबू ने क्या किया? अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया। मतलब नींबू किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा, यदि दूध जो 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित होता है, यदि इस दूध में हम सोडा डाल दें खाने का सोडा डाल दें, तो ये खाने के सोडा डाल के इसको गर्म कर दें तो जो दूध 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था वो दूध 9 से 10 घंटे में भी अब दही में परिवर्तित नहीं होगा। कारण क्योंकि सोडा डालेंगे तो सोडा अभिक्रिया की दर को घटा देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, जो उत्प्रेरक है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला जो हमारा उत्प्रेरक है वो है धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना और ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया की दर को घटाना। तो इसमें क्या लिख लोगे आप? इसमें ये लिख लोगे, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति या दर अधिक होती है।
एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति या जो दर होती है वो कम होती है। ठीक है, ओके। चलो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है विकिरणों का प्रभाव। विकिरण मतलब प्रकाश, विकिरण मतलब प्रकाश। आप जानते हो दोस्तों, यदि पेड़ पौधों को प्रकाश ना मिले तो पेड़ पौधे मुरझा जाएं। पेड़ पौधों को यदि प्रकाश ना मिले तो पेड़ पौधे मुरझा जाएं, आप जानते हो ना। तो ध्यान रखना है आपको, अगर पेड़ पौधों को प्रकाश ना मिले तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन प्रकाश मिल जाता है तो वो अब पेड़ पौधे है ना खिल जाते हैं ना। तो विशेष तौर से याद रखना है, कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में अधिक तेज़ी से संपन्न होती हैं, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। आपने ही पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की अति आवश्यक है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना वो सुबह और शाम की अपेक्षा दोपहर में अधिक होती है। दोपहर में अधिक होती है, क्यों? क्योंकि दोपहर में ज़्यादा धूप रहती है, ज़्यादा प्रकाश होता है फलस्वरूप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप से। तो ये दोस्तों हमारे क्या हो गए, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमने 5 कारक पढ़े, इन सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और दोस्तों आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, कंटिन्यू आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपका काम है कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई को बुलंद स्ट्रॉन्ग बनाएं और आप अपने परसेंटेज को अच्छे से अच्छा रखें, हाई से हाई रखें। तो दोस्तों अगर मैं कह रहा हूँ, यदि मेरे साथ आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको सिलेबस भी कराऊंगा, पूरा समय से सिलेबस कराऊंगा और आपका अच्छा परसेंटेज भी बनाऊंगा। ओके, बस मेरे साथ जुड़िए और मुझसे बात कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।